हेलो, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, जिसको असहयोग आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। इसके हर बारीकियों को देखेंगे और हम लोग इसे इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आज के बाद आपको असहयोग आंदोलन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे एग्जाम में 4 पेज में लिखने के लिए आए या 40 पेज में लिखने के लिए, आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा इस लेक्चर के बाद कि आप पूरा एसे भी लिख सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे जिससे आपको कहानी के रूप में ये याद हो जाए। ठीक है, ओके। 1917 की घटना है। ये 1917 की घटना है तो एक चीज और हम पढ़ लेते हैं। हमें पता है कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट है उसका टाइमलाइन था 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, ये टाइमलाइन था। तो इस टाइमलाइन को अगर हम लोग ध्यान दें तो अभी हम लोग क्या है, वर्ल्ड वार के दौरान में है, 1917। उस समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एडविन, यहां पे करेक्ट कर लीजिएगा, एडविन मॉन्टेग्यू। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा पीडीएफ के पक्ष में नहीं रहता। लाइव क्लासेस का मजा अलग होता है, या जो वीडियो लेक्चर्स होता है उसका मजा अलग होता है। तो एडविन मॉन्टेग्यू वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये तो पता ही होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। यही तो थे मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। समझिएगा बात, ये वही है। तो एडविन मॉन्टेग्यू वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उन्होंने बोला, उनके द्वारा अगस्त डिक्लेरेशन भारतीयों के सामने पेश किया गया, अगस्त महीने में की गई घोषणा। ठीक है, ओके। क्या था वो घोषणा? देखिए, घोषणा के पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन वो सब प्रीलिम्स के नजरिए से हैं और बीपीएससी ने आज तक ऐसा कुछ अगस्त डिक्लेरेशन के बारे में पूछा नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। हम लोग ओवरऑल पढ़ेंगे कि क्या था वो। अब समझिएगा बात को। सपोज करिए कि आपका एक मित्र है, आप तैयारी करते हैं, उसके पास 2-3 बुक्स हैं जो कि काफी महंगी हैं और आपको उन बुक्स का जरूरत है। तो आप क्या करते हैं, आज हम तुम पे बहुत खुश हैं, चलो आज तुमको समोसा खिलाते हैं, चाउमीन खिलाते हैं, फास्ट फूड फास्ट फूड खिलाते हैं, कुछ ना कुछ 10-20-50 रुपए का खिला देते हैं ताकि हमें वो 2-3 हजार रुपए की बुक मिल जाए। ठीक है, और हम उसे पढ़ लें। बस अगर किसी को चाहिए होता है तो डायरेक्टली नहीं बोलता कि सुन भाई तुमसे ये काम है, वो आपको ये इधर उधर की बातें करता है जिससे वो बोलता है कि हाँ हम बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं वो कर लिए, ताकि अंत में आपसे वो कोई फेवर ले सके। यही बात होती है। तो वैसा ही चीज हुआ यहाँ पे। जो एडविन मॉन्टेग्यू हैं, वो बोलते हैं भारतीय लोगों से कि सुनिए, अभी हम बहुत खुश हैं आप लोगों के ऊपर। इंडियंस बोले अरे ये क्या बात है? तो मॉन्टेग्यू ने बोला कि बहुत खुश हैं अभी हम, और ये है ना, ये चीजें चल रही हैं। मॉन्टेग्यू ने बोला कि अभी हम बहुत खुश हैं। क्यों? और खुश होने के बाद क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि फ्यूचर में धीरे 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 करके जो यहाँ का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है या यहाँ का जो सरकार है उसमें इंडियंस को शामिल किया किया जाए और शामिल करें। हम चाहते हैं कि इंडियंस भी जो सरकार है उसमें अपना रोल निभाए, और धीरे 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 क्रमशः करके एक टाइम ऐसा आएगा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस या सेल्फ रूल क्या होता है? मतलब भारत लोग आपस में रूल करेंगे लेकिन ऊपर में बैठा रहेगा इंग्लैंड। मेन चीजों के लिए इंग्लैंड ही होगा, बस अंदर का कोई छोटा मोटा फैसला लेने के लिए बस इंडियंस हैं, बस जीने खाने के लिए इंडियन है, मतलब कंट्री के अंदर। बाकी जो बड़े फैसले लेना होगा तो वो इंग्लैंड ही बैठा हुआ है। दिस इज डोमिनियन। ठीक है, और डोमिनियन आपको ना समझ में आए तो एक चीज आप समझिएगा कि 1947 में जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक, और तो 1947 15 अगस्त 1947 से लेकर
26 जनवरी 2026 तक इस बीच भारत क्या था? डोमिनियन था। एक एग्जाम्पल है, इससे आप समझ जाएंगे। भारत एक डोमिनियन था। इसमें क्या था? भारत आजाद था, लेकिन उस समय भी कौन सा एक्ट भारत में काम कर रहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उस समय भी लागू था, जो कि किसके द्वारा था? जो कि ब्रिटिश के द्वारा लाया हुआ था। तो ये लोग चल रहे थे ब्रिटिश के अकॉर्डिंग। जब 26 जनवरी 1950, सॉरी माय मिस्टेक, 26 जनवरी 1950 में 1950 में जब हमारा अपना संविधान लागू हो गया और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का कहानी खत्म हो गया, तब जाके हम बने क्या? रिपब्लिक। तब हम जाके बने रिपब्लिक। समझिएगा बात को। और डोमिनियन का स्टेटस हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारे माथे से खत्म हो गया। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आता है? देखिए, आपको समझना सब पड़ेगा। ये पॉलिटी का भी एक हिस्सा मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। तो बात ये है कि ये ऑफर दिया था किसने? एडविन मॉन्टेग्यू ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। भारतीयों ने बोला, चल हट पगले, मुझे नहीं पसंद ये डोमिनियन, ये सब अपने को नहीं जमता। पता नहीं क्योंकि क्या था ना कि इसमें कोई फिक्स डेट नहीं था कि हाँ इस डेट में हम आपको अपने लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल में इतने लोगों को शामिल कर लेंगे, या इलेक्शन करवा देंगे, या नॉमिनेट करवा देंगे, या इस डेट में डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। मतलब कुछ था ही नहीं था, बस एक लॉलीपॉप दे दिया गया था कि हाँ। क्यों दिया जा रहा था? टाइम देखिए कब था, ये टाइम देखिए, ये टाइम था। क्यों? बिकॉज ब्रिटिश वांट्स कोऑपरेशन। ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को भारतीय लोगों का कोऑपरेशन चाहिए था। वर्ल्ड वार में यहां से बिजनेस, पैसा, फाइनेंसेस, सैनिक जो है वो सब कुछ चाहिए था, क्योंकि युद्ध में बहुत सारी चीजें दांव पे लगी हुई होती हैं और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इंग्लैंड वालों को इंडिया से नहीं चाहिए होता है। नहीं तो इंग्लैंड दो दो जगह कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता और तब इंग्लैंड का हारना तय हो जाता। तो तो उस समय जो एडविन मॉन्टेग्यू है, उनको भारतीयों पे इसलिए प्यार आया। ये बात समझ में आता है? ये 1917 में घटना घटी। यहीं पे एक घटना और घटती है। यहीं पे इसी टाइम में एक घटना और घटती है, 1917 चंपारण। ये घटना पहले हुई, ये घटना बाद में हुई है। क्योंकि समझिए, ये अगस्त में ये ऑफर दिया जा रहा है। गांधी जी वहां पे बैठे हुए हैं अप्रैल से। गांधी जी अप्रैल महीने में आए और वहां पे घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं, सत्याग्रह वगैरह हो रहा है। ये ऑफर आता है अगस्त में। ठीक, जो भारतीय लोगों ने मना कर दिया। अब जो चंपारण सत्याग्रह का रिजल्ट निकलता है, कब निकलता है तो हमने पढ़ा है पिछले क्लास में, तो ये अक्टूबर मंथ में निकलता है। रिकमेंडेशंस अक्टूबर मंथ में आता है। तब तो बढ़े हुए टैक्सेस का 1/4 घटाया जाता है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। तो ये अक्टूबर में होता है। अब 1917 में हर हर गांधी, घर घर गांधी। क्यों? लोगों को लग रहा है कि गांधी के आगे अंग्रेज झुक गए। लेकिन एक कहावत है कि समय आने पे गधों को बाप बनाया जाता है। तो अंग्रेजों ने बस इसी स्टेटमेंट को दिल से लगा लिया और उन्होंने बोला कि काम करिए, अभी जो गांधी जी बोलेंगे सब मान्य है, एवरीथिंग इज गुड। गांधी जी बोले कि अरे गजब हो गया ये तो। समझिएगा, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आगे नन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ, ये सब लिंक्ड है इन सब घटनाओं से। गांधी जी को मजा आ गया, बोले अरे हम तो देश के हीरो बन गए। कभी कभी तो लगता है कि अपुनिश भगवान है। गांधी जी को ऐसा लगा कि हम ही भगवान हैं। गांधी जी एकदम फुल फॉर्म में आ गए। बोले कि अब तो एकदम रोहित शर्मा हिटमैन,
क्या किया उन्होंने? उन्होंने बोला कि अभी तो स्टार्ट किया है सत्याग्रह, सत्याग्रह खेलना, अभी रुको। वो जाके बैठ गए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाले इंसिडेंट में, वो जाके बैठ गए खेड़ा सत्याग्रह में। मान ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे। ये जो टाइम था ना, ये टाइम, ये टाइम स्टिल था वर्ल्ड वार फर्स्ट। अंग्रेज बोल रहे हैं कि एक बार बस वर्ल्ड वार खत्म हो जाए, एक बार बस वर्ल्ड वार खत्म हो जाए। अब मैं यहाँ पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आपको डिटेल में नहीं बता रहा, खेड़ा, क्योंकि बीपीएससी नहीं पूछता, क्योंकि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन हम लोग देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे उसका बात नहीं कर रहे डिटेल में। ठीक है, प्रीलिम्स में जब होगा तो प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा इसका डिटेल हम लोग देख लेंगे, मेंस में नहीं पूछता, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। गांधी जी एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड में क्या करते हैं, तीन तीन मूवमेंट में उनका भाग, मतलब कि उनका योगदान होता है। चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह एकदम फॉर्म में थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली सब फेल, गांधी जी वाज द सुपरस्टार। बस बात समझ में आ रहा है, यही चल रहा था बस। अंग्रेज बोल रहे हैं कि जल्दी से ये वर्ल्ड वार खत्म हो जाए, तब मैं इनको बताता हूं, अभी कर लो बेटा, जितना सत्याग्रह करना है कर लो, अभी एकदम गांधी जी जो बोलिएगा वो सब मान्य है। ठीक, अब क्या हुआ, वर्ल्ड वार खत्म हो गया। 1900 सॉरी हाँ 1918 में वर्ल्ड वार जो है वो वर्ल्ड वार शोलेगाचे गया, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। अब अंग्रेज ऐसे बैठते हैं, हाँ अब ठीक है, देखो तो कोई सत्याग्रह कर रहा है क्या, अब देखो तो कोई सत्याग्रह कर रहा है, सर कर तो नहीं रहा है कोई। एक काम करो, सत्याग्रह ये लोग बहुत किए हैं, पिछले 1-2 साल में ये लोग बहुत सत्याग्रह किए हैं, एक काम करो, इनके लिए कुछ जुगाड़ लगाओ। इन लोगों ने सीधे जुगाड़ लगाया क्या, 1918 में इन्होंने जुगाड़, 1918 में वर्ल्ड वार खत्म हुआ, इन्होंने जुगाड़ लगाना स्टार्ट कर दिया, और मार्च में 18 मार्च को इन्होंने पास कर दिया रॉलेट एक्ट। ठीक है, बाय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल दिल्ली। ठीक, इसके 6 महीने के बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, उसके बारे में भी देखेंगे, टेंशन नहीं ले। मैंने जानबूझ के लिख दिया है कि आपको याद रहे कि कब, डेट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में दिन तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 मार्च 1919 को अंग्रेजों ने बोला कि सुनो भाई, अब गया क्या, वर्ल्ड वार गया, अब ये लो हमारा एक्ट, क्योंकि तुम लोग बहुत नौटंकी कर रहे थे, ये है हमारा रॉलेट एक्ट। भारतीय पूछते हैं ये रॉलेट रॉलेट क्या है, ये रॉलेट रॉलेट क्या है। अंग्रेज बोलते हैं कि रॉलेट एक्ट में ये है कि बिना किसी मुकदमे, बिना किसी केस, बिना किसी अदालती कार्रवाई या जो जज का फैसला, कुछ का भी जरूरत नहीं है, लेकिन बिना कुछ के आपको अप टू, ध्यान से सुनेंगे, अप टू 2 इयर्स, 2 सालों तक, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 2 सालों के लिए, 2 सालों तक, मतलब कि जो हाईएस्ट सजा था वो 2 साल का था। 6 महीने का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, हाईएस्ट 2 साल हो सकता है। ठीक है, मेरा मन, हम तुमको उठा के 2 साल के लिए डाल दिए, मेरा मन। भड़क गए इंडियंस, इंडियंस बोले कि अब तो हम फॉर्म में आए हैं, गांधी जी बोले कि अभी तो हम फॉर्म में आए थे, अभी तो हम अच्छा खासा 3-3 सत्याग्रह किए थे, मतलब खेड़ा हो गया, अहमदाबाद हो गया, चंपारण से हमने शुरुआत किया था, एकदम हम तो सेंचुरी पे सेंचुरी मारे जा रहे थे, क्या यार तुम तो एकदम बिल्कुल, ऐसे कैसे चलेगा, तुम तो वक्त, हालात, जज्बात सब कुछ बदल दिए। गांधी जी बिल्कुल बुरा मान गए, एकदम दिल से बुरा मान गए। गांधी जी ने बोला कि सुनियो भाई, हालांकि इसके बारे में आफ्टर इफेक्ट है, ये सब फेलर है, अगर मन होगा तो याद कर लीजिएगा कि मदन मोहन मालवीय प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मौलाना मजरुल हक बिहार के ही थे, और इनके साथ साथ एक व्यक्ति और है, अगर अगर प्रीलिम्स के लिए याद करना है तो, जो पाकिस्तान के अब्बा जान है, कौन है, अली जिन्ना, जिन्ना, हाँ जिन्ना, ये तीनों साथ में रिजाइन किए थे, तो ये बात ध्यान देंगे, सेंट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में से इन्होंने रिजाइन किया था, ध्यान देंगे। ओके,
तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक। तो गांधी जी बुरा मान गए दिल से एकदम। कहानी अपना चल रहा है। 18 मार्च 1919 को गांधी जी एकदम बोले कि ये कैसे, अभी तो हम 3-3 सत्याग्रह कर रहे थे और आप जो है वो ऐसे कैसे? अंग्रेजों ने बोला कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। गांधी जी आपने बहुत सेंचुरी मार लिया। बहुत, बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे थे आप। लेकिन अब नहीं चलेगा क्योंकि अब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है। अब सिचुएशन गया। अब हम जो बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। ठीक? गांधी जी को दिल से बुरा लगा। गांधी जी को आदत लग गया था। एक बार मतलब आह्वान दिया, सभी लोग आ जाइए, हम लोग मास प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पूरा भीड़ जुट गया। क्योंकि ये तो स्टार्ट में मतलब जो चंपारण सत्याग्रह था वहीं से स्टार्ट हो गया था ये। मास मोबिलाइजेशन हमने पॉइंट में देखा था। तो गांधी जी ने फिर से बोला कि पूरे देश भर में अब होगा रॉलेट सत्याग्रह। गांधी जी के कहने पे शुरू हो गया सत्याग्रह। ठीक है? गांधी जी के कहने पे शुरू हो गया सत्याग्रह। 6 अप्रैल को लॉन्च हो गया रॉलेट सत्याग्रह। ये चौथा सत्याग्रह था भैया, समझिएगा। पहला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा खेड़ा, चौथा रॉलेट सत्याग्रह। तीन तीन के टाइम में तो वर्ल्ड वार था, अंग्रेज हाथ जोड़ लिए। चौथे के टाइम में वर्ल्ड वार नहीं था भैया। अंग्रेज बोले कि अब कोई मजबूरी ना है हमारी, अब तो हम बिल्कुल, अब गांधी जी आप फॉर्म में नहीं हैं, अब फॉर्म में हम हैं। अब हम बनेंगे हिटमैन, आप बॉलिंग करिए। ठीक है? तो अब 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च हुआ। यहां पे एक छोटी घटना होती है। रॉलेट सत्याग्रह जब लॉन्च होता है तो देखो, देश के बहुत ऐसे जगह थे, अभी आगे हम लोग चलेंगे, कि बिहार में भी घटनाएं हो रही थी। वो तो किस्मत ठीक था कि देश के अन्य जगहों में कुछ बड़ा कांड नहीं हुआ। पंजाब में एक छोटा सा उनका किस्मत खराब था। मतलब जब मैंने मूवी देखा ना, वो उधम सिंह के ऊपर जो मूवी बना था, मतलब मैसेकर वाला, जलियांवाला बाग वाला, तो मतलब मेरा मतलब दिल बैठ गया था। अल्टीमेटली यार, हम जो भी लोग अलग हैं, लेकिन भले ठीक है जो लोग गाली देते हैं कि वो बंगाली है, वो पंजाबी है, वो बिहारी है, वो मद्रासी है, ऐसा कुछ करके, बट वी आर वन। हम सब एक ही है। और किसी को भी अगर, कोई भी अगर हम लोग के सामने मतलब ऐसा कुछ ब्रूटल मास किलिंग होगा तो हम लोग उसके लिए रोएंगे ही, सिंपल सी बात है। ठीक है? तो मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब हमारे ही तो लोग हैं, उनके साथ कितना बुरा हुआ। तो ये चीजें एकदम एकदम आई वाज शॉक्ड। ठीक है? जो विकी कौशल का जो मूवी है, आई थिंक हीरो वही है, तो वहां पे मैं वो मूवी देख रहा था और रात में आई वाज एकदम शॉक्ड कि, है ना, टीयर्स आर फ्लोइंग थ्रू द आईज, बहुत देर तक, मतलब ऐसा कैसे हो गया? तो ये चीजें हैं। तो हुआ तो बुरा था यार, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे एक छोटी-सी घटना है, ठीक है? टॉपिक पे आते हैं। छोटी-सी घटना है। घटना ये है कि रॉलेट सत्याग्रह जब लॉन्च हुआ ना, तो पंजाबियों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था गांधी जी को। और वहाँ पे 2 लोग थे, एक सफीउद्दीन किचलू करके एक व्यक्ति थे और एक डॉक्टर सत्यपाल करके थे। ठीक है ना? या सत्यपाल उनका नाम था। ये 2 लोग थे। ये लोग बड़ा प्रो इंडियन थे और ये लोग भी रॉलेट सत्याग्रह में शामिल थे। अंग्रेजों ने इन्हें रॉलेट एक्ट के तहत उठा लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। अब इनकी गिरफ्तारी के ऊपर पंजाबियों, मतलब कि पंजाब जो प्रोविंस था, वो और ज्यादा भड़क गया। ये लोग, इन्होंने गांधी के ही आग्रह पर क्या किया कि बोला कि मतलब कुछ हिंसात्मक कुछ नहीं करना है, बस बैसाखी का दिन था और ये लोग वही बाग में, जो जलियांवाला बाग है, वहां पे ये लोग बैठे हुए थे। एक पीसफुल समारोह, छोटे छोटे बच्चे थे, औरतें थी, और किसी बहुत लोग ऐसे लोग थे, देयर आर मोर देन 70-80% पीपल जिनको पता भी नहीं था कि वो लोग गए क्यों हैं।
आपको अगर मजाक लगता है मेरी बात, तो आप आज ही समझ लो कि आज नेताओं के रैलियों में छोटे-छोटे बच्चे भी जाते हैं जिनका 18 साल उम्र भी नहीं है, उनका वोटर कार्ड भी नहीं बना है, वो वोट दे भी नहीं सकते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कुछ को कि क्यों आए हैं, क्या मुद्दा है। कुछ को तो ये भी नहीं पता होता है कि किस पार्टी में आए हैं, नेता कौन है उसका, कौन क्यों आए हैं। बस वहाँ सब लोग जा रहा है तो हम भी चलेंगे, बढ़िया है, ठीक है। ₹500 मिल जाएगा, ₹100 मिल जाएगा, इस पे खुश, कोई बात नहीं। भीड़ जुटाना है बस, किसी का जुटा लो। यही था, वहाँ से लोगों को छोटे बच्चे, औरतें अगर स्वेटर बुन रही हैं तो चलो वहीं पे बैठ के स्वेटर बुनेंगे। सिंपल सी बात है। छोटे बच्चे हैं, बैसाखी था, मेला-वेला कुछ लगा हुआ था, जाके बोले ठीक है मेला देख लेंगे, कोई बात नहीं, चले गए। वो आया डायर, और वहाँ पे 2 लोग थे, कौन? गोरखा सैनिक थे और प्लस में सिख थे, जो कि अपने ही लोगों पे गोली चलाया। ये सबसे बुरी बात है। ये 2 लोग बड़े वफादार थे ब्रिटिशर्स के, क्यों? क्योंकि 1857 में बिहारी, बंगाली सब लोगों ने, यूपी, अवध वाले सब लोगों ने तो विद्रोह कर दिया था। यही दोनों लोग साथ थे ब्रिटिशर्स के। अगर ये दोनों साथ नहीं होते तो ब्रिटिशर्स तो 1857 में ही उनका टाटा बाय-बाय हो जाता। तो ये दोनों ब्रिटिशर्स के बड़े वफादार थे, उनके गुरखा सैनिक और सिख लोग। यही लोग जो है वो सैनिक थे और इन्हीं लोगों ने गोली चलाया था, और कुछ ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, सैनिक के तौर पे। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। अंग्रेज फुल फॉर्म में थे। देखो कितना जल्दी होता है। 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह हुआ और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया। ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने हुआ क्या? गांधी जी ने किया क्या कि गांधी जी ने तुरंत एकदम लगे हुए रॉलेट सत्याग्रह को, जो रॉलेट सत्याग्रह है, उसको क्या किया? विथड्रू कर लिया। उसको विथड्रू कर लिया, उसको वापस ले लिया गांधी जी ने। बोला, गांधी जी समझ गए कि अब ये हमारे बस का बात नहीं है। अभी वर्ल्ड वार खत्म हो गया है, इट्स कंप्लीटली बियॉन्ड अवर कंट्रोल। अब ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये लिया गया, और ये सब जो मैटर जो खड़ा हुआ था ना, वो पूरे भारतीयों में जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए भारी गुस्सा था। उस गुस्से को शांत करने के लिए, कुछ हद तक उस पे पानी डालने के लिए, और मैंने लास्ट क्लास में एक स्टेटमेंट यूज किया था कि जो रायता फैला हुआ था उसको समेटने के लिए दिसंबर महीने में मॉनफोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया, जिसमें बोला गया कि हाँ तुम भी शामिल, और कम्युनल इलेक्ट्रेट को सिख लोगों के लिए भी, क्योंकि सिख जलियांवाला बाग मैसेकर कहाँ हुआ था, समझने वाली बात है, पंजाब में। अब सिख लोगों को दे दिया कि भाई आपको भी कम्युनल इलेक्ट्रेट, धर्म धर्म खेलो, खुश हो जाओ, लो दे दिया, अपना नेता खुद चुनो, ठीक है, खुश हो जाओ, शांत हो जाओ। अब कंप्लेन मत करो कि अंग्रेज बुरे हैं। हो गया काम। दिसंबर 1919 मॉनफोर्ड। यहां तक अब गांधी जी सोच रहे हैं कि यार करे क्या, हम तो जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे, ये क्या ला दिया, अब तो अंग्रेज सुन ही नहीं रहे हैं। और इतने लोगों को दौड़ा दौड़ा के कत्लेआम हुआ था, और इतने लोगों को मारा गया था, जेल में डाला गया था, किसी का सर फोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। अंग्रेजों ने इतना ब्रुटेलिटी दिखाया था लोगों के साथ कि लोग अब कोई जनसभा करने के लिए तैयार ही नहीं थे, लोग गांधी जी के साथ आने के लिए तैयार ही नहीं थे। गांधी जी को लगा भी कि अब कुछ लोगों के आने से नहीं होगा, अब विशाल जनसभा जुटाना पड़ेगा, तब जाके शायद कुछ हो सकता है। ये गांधी जी को लग रहा था कि विशाल जनसभा जुटाने की जरूरत है, तब जाके कुछ हो सकता है। ठीक है। अब ये पार्ट वन, यहां पे हमारा पार्ट वन पूरा होता है। अब इधर देखिए कि दुनिया के किसी और कोने में भी कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? मैंने बताया था कि वर्ल्ड वार चल रहा था। वर्ल्ड वार किसके किसके बीच में चल रहा था? तो वर्ल्ड वार लड़ा जा रहा था एलाइड पावर्स के बीच में और सेंट्रल पावर्स के बीच में। कौन कौन थे? एलाइड पावर में फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, कुछ सहयोग इनका बाद में यूएसए का भी था।
सेंट्रल पावर्स में जर्मनी था, बिना जर्मनी के वर्ल्ड वार तो हो ही नहीं सकता। ऑस्ट्रिया हंगरी उस समय साथ ही में थे। ऑटोमन ऑटोमन एम्पायर जो कि आज का तुर्की है, और बुल्गारिया, ये मतलब जो नहीं होता है कि प्लेयर होके भी नहीं है तो वही मान लीजिए आप इसको, नाम का है बेचारा बुल्गारिया, ठीक। ओटोमन एम्पायर का साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। इंग्लैंड वालों ने मिलकर हराया, और हराने के बाद इंग्लैंड के को पता था कि जब तक इसको पीस 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 टुकड़े टुकड़ों में तोड़ेंगे नहीं, तब तक ये फिर उठेगा और फिर जो है वो सब पे, है ना, फिर सबको परेशान करेगा। तो ये प्रोसेस चल रहा था ऑटोमन एम्पायर को पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट करने का, तोड़ खंड खंड करके बांटने का, ऑटोमन एम्पायर को। आप पढ़िएगा इसके बारे में, आपको मिलेगा। तो ये प्रोसेस चल रहा था। उसी प्रोसेस के दौरान जो दुनिया भर के मुस्लिम हैं, और सबसे ज्यादा तकलीफ जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों को होता है, तो जो भारतीय मुस्लिम थे उनको लगा, क्योंकि इनके जो कैलिफ बोला जाता है, इनके जो कैलिफ हैं, ये बैठे हुए थे कहाँ पे, ऑटोमन एम्पायर वहां पे। तब इनको लगा कि जब ऑटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट खंड खंड करके तोड़ दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि खलीफा का पद भी शायद ये लोग हटा दें। ब्रिटिशर्स, बात चल भी रही थी। इसको लेके ये लोग थोड़ा सा अंग्रेजों पे गुस्साए हुए थे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब इसी के, अब यहां पे कुछ फैसला नहीं हुआ अभी तक, लेकिन 1919 में ही जब ये बातें चल ही रही थी, वैसे हार गया था लेकिन प्रोसेस चल रहा था, उसी प्रोसेस के दौरान 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होता है। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में होता है, और खिलाफत कॉन्फ्रेंस होता है कि खलीफा के पद को बचाए रखने के लिए ऑटोमन एम्पायर के साथ जो अलग अलग खंड खंड करके जो चीजें हो रही थी वो चीजें ना हो, उसके लिए भारत के जो मुस्लिम्स थे वो विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि वहां पे मेन अंग्रेज ही ये सब कर रहा था, इंग्लैंड ही ये सब कर रहा था। और उसको उसको प्रिसाइड किया। प्रिसाइड करने का मतलब है कि उसको चेयरमैन, मतलब कि उस सभा को संबोधित किया कि किसने, उस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे वहां पे, कौन थे? गांधी जी थे। बहुत बढ़िया। गांधी जी क्यों गए? गांधी जी को चाहिए था विशाल जनसभा, ऐसा जनसभा जो कि एकदम जो है वो मास मोबिलाइजेशन हो, और जिससे अंग्रेज जो है वो शॉक हो जाए। गांधी जी को हीरो बनने का शौक था। गांधी जी बोले कि हिंदू तो कुटा गए, ये तो पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, कितने मारे गए, हजारों हजार जान से मर गए, है ना, मर गए, जान से गए। अब हमें क्या करना है कि अब मुस्लिमों को भी यूज कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको भी स्वाद चखा देना है। अब गांधी जी ने इनके साथ डील कर लिया। क्या डील किया? कि देखिए, हमारा तुम्हारा दुश्मन तो एक ही है, हम भले इंडिया के लिए लड़ रहे हैं, आप इंडिया के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमको पता है आपका दिल तुर्की में है बसा हुआ, तो आप अपने खलीफ के लिए कर रहे हैं, ये बात हमको पता है, लेकिन दुश्मन तो हमारा सेम है। तो एक काम करते हैं, लेट्स बी टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हैं, सिंपल सी बात है। गांधी जी ने बोला किसको? मुस्लिमों को। अब जो है वो मुस्लिम लोग जो है बोले, गांधी जी, गांधी 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 गांधी, एकदम बोले कि हाँ ठीक है, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है वो मुस्लिम लोग भी गांधी के साथ आ गए। ठीक। अब यहां पे घटना घटती है। घटना यह है कि 1920 में, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, 1920 में एक होता है ट्रीटी ऑफ सेवरस। ठीक है। ट्रीटी ऑफ सेवरस में वो होता है जिसका इंडियन मुस्लिम्स को डर था। मतलब कि तुर्की को कई पार्ट में, मतलब ओटोमन साम्राज्य को कई पार्ट में बांट दिया गया, कई पार्ट में बांट दिया गया। कुछ ग्रीस को हिस्सा दे दिया, कुछ इसको दे दिया, सीरिया बना दिया, उधर कुछ ये दे दिया, वो दे दिया, मतलब बहुत सारा बना दिया, बहुत सारा कंट्री। आपका आर्मेनिया बना दिया, ठीक है ना।
तो ये सब बना दिया। ओटोमन एम्पायर का ही पार्ट था। ये सब बन गया। अब ये सब देखने के बाद एक चीज़ ये भी हुआ ट्रीटी ऑफ सेवरेस में कि ये जब खंड-खंड हो गया, तो जब ज़मीन ही नहीं रहा, लोग ही नहीं रहे, तो कैलिफ भी बोला गया कि जो कैलिफ जो पद है ना, उसको एबोलिश कर देते हैं, एबोलिस्ट। इंग्लैंड वाला बोला कि हमेशा के लिए खत्म, जाओ, भागो, हटाओ यहाँ से। बस यही तो ये चक्कर में थे कि हम उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे। तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक, वेरी विजनरी पर्सन, बहुत ज्यादा, वो खिलाफ थे। वो बोल रहे थे कि मुस्लिम के साथ कोई समझौता नहीं, हम मुस्लिमों के साथ कोई अलायंस नहीं करेंगे और कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, कोई आंदोलन नहीं करेंगे, मुस्लिमों के साथ कोई लेना देना है ही नहीं हमारा। बाल गंगाधर तिलक का साफ साफ बोलना था। लेकिन गांधी तो गांधी थे। गांधी बोले कि नहीं, आपको समझ में नहीं आता है। तो गांधी तब तक वेट किए जब तक कि तिलक मर नहीं गए। और ये भी इत्तेफाक है बहुत बड़ा कि 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु होती है और 1 अगस्त 1920 को ही नन कोऑपरेशन मूवमेंट का शुरुआत होता है। वाह क्या बात है। तिलक खिलाफ थे कि मुस्लिमों के साथ नहीं जाना है, और गांधी जी क्या बोल रहे थे कि नहीं, गांधी तब तक वेट किया गया जब तक कि तिलक मर नहीं गए। तिलक मर गए और इधर मुस्लिमों के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो गई। बहुत बढ़िया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो कम था, वो ज्यादा क्या था, खिलाफत था। सिंपल सी बात है, आप कहीं भी पढ़िएगा आपको क्लियरली देखने के लिए मिल जाएगा। वो नॉन कोऑपरेशन था, ग्राउंड लेवल पे वो खिलाफत था। सिंपल सी बात है, ठीक है। एक सिंबॉलिक रूप था नॉन कोऑपरेशन का, वो चल तो रहा था, खिलाफत थी, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है कि अब थोड़ा सा, क्या उसको बोलते हैं, सिंपैथी। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कोई नेता लोग है, उसका कोई परिवार का मर गया है, तो सिंपैथी वोट ले लेता है। उसी प्रकार से हुआ क्या कि तिलक मर गए थे। तिलक चाहते नहीं थे कि मुस्लिमों के साथ कोई भी मूवमेंट किया जाए, ठीक। लेकिन तिलक मर गए थे, लेकिन उनके नाम पे तिलक स्वराज फंड बना के उस समय 1 करोड़ रुपए चंदे के तौर पे जुटा लिया गया था। 1 करोड़ रुपए जुटा लिया गया था तिलक के नाम पे। मतलब क्या प्रभाव रहा होगा इनका, ये मैं अभी से सोच रहा हूं कि बहुत बेहतरीन इंसान रहे होंगे। अब बात यह है कि अब आप पूछोगे कि भाई इतना सीक्वेंस तो हमको समझ में आ गया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब बातें समझ में आ रही हैं। अब जाके समझ में आपको आया होगा कि अब क्यों खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ। तो अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है क्या, सारा सीक्वेंस तो समझ गए। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है क्या, तो देखिए समझिए बात को। ये मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, लेकिन हिंदी माध्यम वाले, इसका हिंदी आप बहुत अच्छे से कर लोगे, है ना, हमको पता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये मेंस है ना, तो इसमें पॉइंट नहीं देखना है, इसमें बस मैं आपको बता देता हूं क्या है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये था कि गांधी जी का मानना था कि कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज आके भारत पे शासन कर रहे हैं, अगर हम भारतीय लोग इनका सहयोग करना, इनको कोऑपरेट करना बंद कर दें, तो ये विद इन अ ईयर इनका सत्ता समाप्त हो जाएगा और ये यहाँ से उठ के भाग जाएंगे। हम भारतीयों के सहयोग के वजह से ही ये अंग्रेज भारत में राज कर रहे हैं। अगर भारतीय इन अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दे तो अंग्रेज का सत्ता 1 साल भी नहीं टिकेगा। ये ऐसा कुछ गांधी जी ने बोला था। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन कोऑपरेशन क्या है। तो इसी आधार पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये था कि अब हम जो भारतीय लोग हैं वो अंग्रेजों का कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। जब सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेज अपने आप परेशान हो जाएंगे और तब उनका जो भी चीजें हैं वो उनसे कंट्रोल हट जाएगा और तब धीरे धीरे जो है वो स्वराज आ जाएगा। ये बात है। तो उसमें क्या था कि अंग्रेज के कंट्रोल में जो भी था, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, मतलब स्कूल हो, कॉलेज हो, उसमें से पढ़ने वाले बच्चे हो या पढ़ाने वाले प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर, सभी लोगों ने बोला कि अब हम नहीं, सभी लोगों ने छोड़ दिया। अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर काम कर रहा है तो बोला कि रिजाइन कर देंगे। अगर कोई वकालत कर रहा है, क्योंकि जुडिशियरी भी तो अंग्रेजों के ही कंट्रोल में था, तो न्याय व्यवस्था, तो जो वकील थे उन्होंने भी
क्या रिजाइन कर दिया। लेजिस्लेटिव काउंसिल से लोगों ने रिजाइन कर दिया। अलग-अलग पेशा में अलग-अलग सरकारी नौकरी जो भी लोग सरकार के लिए काम किया करते थे, वो सब सरकारी कामों को छोड़-छोड़ के अपना अपना जो काम है, वो खुद वो करने लगे। बोले कि हम अब ब्रिटिशर्स को कोई सहयोग ही नहीं करेंगे। ये चीज़ें होने लगी। क्या था? सारे टाइटल और ऑनररी ऑफिसेस छोड़ दिया गया। अगर ब्रिटिश के द्वारा कोई टाइटल है तो लो भाई रखो, हम तुम्हारा टाइटल यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद है जैसे सर नाइटहुड का उपाधि दिया जाता है, जैसे रवींद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का उपाधि दिया गया था। आप गूगल कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि गवर्नमेंट का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ब्रिटिश कोर्ट वगैरह, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है? और यहाँ तक कि विदेशी वस्तुओं का भी बाइकॉट किया गया, बहिष्कार किया गया कि हम विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी तक आपको समझ में आ रहा है कि नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है? मैंने आपको समझा दिया। ठीक, ओके। अब इस दौरान और भी कुछ घटनाएं घटती हैं। क्या है? ये देखिए। 1921 में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, उसमें कुछ उसके दूसरे भी पार्ट हैं, जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, ठीक है? तो ये सब मिला के बनता है। तो वेल्स के जो प्रिंस है वो 1921 में भारत का दौरा करते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा है ना डेमोन्स्ट्रेशन और मास प्रोटेस्ट हुआ, प्रदर्शन और व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ उनके खिलाफ। जाओ जाओ क्यों आए हो, है ना, मुंह लेके क्यों आए हो, जाओ वापस, ऐसा कुछ करके जो भी आंदोलन में जो लोग नारा लगाता है वैसा कुछ हुआ। इसी दौरान में क्या हुआ कि अवध किसान मूवमेंट भी हो रहा था और इक्का मूवमेंट भी हो रहा था। मैं क्यों बता रहा हूँ? ये सब पार्ट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही पार्ट था। इसमें तो जवाहरलाल नेहरू का एक्टिव रोल भी था। ठीक है? अब मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि खुद में ये टॉपिक है। जब हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, स्पेशली इफ वी स्टडी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, हम लोग प्रीलिम्स के दौरान में जब भी पढ़ते हैं तो ये खुद में एक टॉपिक है। इक्का मूवमेंट खुद में एक टॉपिक है। तो अभी मैं इसको डिटेल में नहीं करवाऊँगा, लेकिन हाँ, ये आपको लिखना होगा कि ये सब घटनाएँ जो हैं वो अनफोल्ड हो रही थी उसी टाइम में जब नॉन कोऑपरेशन चल रहा था, तब ये भी घटनाएँ साथ-साथ में हो रही थी। तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। दिसंबर 1921 में अंग्रेजों ने बोला, अभी ये नॉन कोऑपरेशन चल रहा है भैया। दिसंबर 1921 में अंग्रेजों ने बोला कि यार, भारतीय लोग तो एकदम नाक में दम किए हुए हैं। किसके वजह से? गांधी तो मान ही नहीं रहा है। एक काम करो, गांधी को ही उठा लो। गांधी को दिसंबर में अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जेल में थे। गांधी ने 1922 फर्स्ट फेब को बोला कि सुनो, हम जो है हम जो है वो कहाँ से? बारदोली, जगह का भी नाम आप याद कर लें। बारदोली से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। वो जो आज के 10 साल बाद, 9 साल बाद होने वाला है, वो उन्होंने बोला कि तुरंत हम स्टार्ट कर देंगे। ये हो गया सिविल डिसोबीडियंस। अब हम लोग जो है वो क्या मतलब नॉन कोऑपरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करने वाले हैं। गांधी ने धमकी दिया। लेकिन हुआ क्या कि गांधी गांधी रॉलेट एक्ट के तहत यहाँ पे गांधी को उठाया गया था। अब गांधी ने बोला कि जो पूरा मूवमेंट होगा वो नॉन वायलेंट होगा, अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन लोग मानते कहाँ हैं? सब लोग गांधी जैसे तो होंगे नहीं। कुछ लोग उठे और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के एक थाना था चौरी चौरा में, और वहाँ पे उस पुलिस स्टेशन में 22 लोग लगभग थे। पुलिस स्टेशन को जलाया गया और उसमें जो 22 पुलिस वाले थे, 22 पुलिस वाले थे, वो भी जल के मर गए। अब जैसे ही ये घटना घटी तो गांधी ने बोला कि अब अंग्रेज कूटेंगे, क्योंकि अभी तक तो था नॉन वायलेंट, अब अंग्रेजों को मिल गया मौका, अब अंग्रेज मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। गांधी बहुत तेज। अच्छा, कभी कभी इतिहास में
हम देखते हैं तो बहुत बार हम ये सोचते हैं कि गांधी बार-बार वापस ले लेना, फिर स्टार्ट कर देना मूवमेंट। ही वाज़ मास्टर। कभी-कभी हमें सीखना भी चाहिए। उन्हें पता था कि कब चीज़ें वापस लेनी है और कब छोड़ना है। अगर अंग्रेज मास्टर थे तो गांधी जी भी कम मास्टर नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर चौरी-चौरा घटना के बाद अगर ये वापस नहीं लिए नन कोऑपरेशन मूवमेंट, अगर हम लोग वापस नहीं लिए, विथड्रॉ नहीं किए, अंग्रेज मारेंगे, क्योंकि अब तो ये वायलेंट हो गया और अंग्रेजों को अब मिल गया बहाना मारने का। अब सबको मारेंगे और अब फिर से स्थिति होने वाला था क्या? हो सकता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर वाला घटना फिर से हो जाए। हालाँकि यहाँ पे कुछ कम नहीं हुआ था, लगभग इसके बाद से 14 लोगों को तो फांसी हो गया था। 14 लोगों को फांसी हो गया था, उसके बाद जो है वो 15-20 लोगों को आस-पास में इनको उम्र कैद की सज़ा हो गई थी, लाइफ इम्प्रिज़नमेंट, ठीक है ना? तो ठीक है, तो कुछ हैंग टिल डेथ और लाइफ इम्प्रिज़नमेंट लोगों को हो गया था। तो ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने तो अपना बदला ले ही लिया था, लेकिन फिर भी गांधी जी को डर था कि अंग्रेज यहाँ पे मानेंगे नहीं। गांधी जी ने वापस ले लिया, ठीक है? अब इसीलिए इस घटना के लिए गांधी जी को काफ़ी ज़िम्मेदार ठहराया जाता है कि अंग्रेज बोले कि सुनिए गांधी जी, अगर आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं करते तो ये सब घटना होती नहीं, इसलिए आप इसमें दोषी हैं और गांधी जी को ग 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म, यहीं पे, ठीक है? हमने क्या देखा? हमने देखा कि कहानी कहाँ से शुरू होती है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक-एक सीक्वेंस, एक-एक पार्ट, कैसे-कैसे, क्यों, कैसे हो रहा है, सब क्यों, हर चीज़ के पीछे रीज़न है। कैसे होते-होते, क्या होते-होते फिर, है ना? हर चीज़ सारा ट्विस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या-क्या हो रहा है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो ये जो बारीकी है, ये अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो बस बिहार वाले पोर्शन में जब हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे लाइव एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। मैंने उसी के लिए बचा के रखा है, वहाँ पे आप लोग जाके समझ जाइएगा कि क्या होता है उसमें। नाउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड बिहार। बिहार में उस समय क्या हो रहा था? बस वही हो रहा था जो ऊपर पढ़े हैं। रॉलेट सत्याग्रह जब हुआ तो रॉलेट सत्याग्रह के दौरान, क्योंकि रॉलेट एक्ट आया और गांधी जी ने पूरे देश से बोला कि सुनो रॉलेट सत्याग्रह, तो गांधी जी के, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है देख लीजिएगा, गांधी जी के जैसे ही बोला कि रॉलेट सत्याग्रह, वैसे ही जो स्ट्राइक जो है ना, स्ट्राइक, हड़ताल, ये स्टार्ट हो गया कहाँ? मुजफ्फरपुर में भी हुआ, छपरा में भी हुआ, गया में भी हुआ, मुंगेर में भी हुआ। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ था कुछ देर पहले कि पंजाब का किस्मत खराब था, पंजाबियों का किस्मत खराब था। मतलब जनरल डायर तो इधर भी आके गोली चला सकता था, मुजफ्फरपुर में भी, छपरा में भी, गया में भी और देश के बाकी हिस्सों में भी जहाँ पे स्ट्राइक या हड़ताल हुआ था। बस वहाँ पे कुछ चीज़ें बस घट गई थी जिसकी वजह से वहाँ पे असर ज़्यादा हुआ और वो घटना वहाँ पे घट गई। ठीक है? ये है, रॉलेट सत्याग्रह के दौरान में भी ऐसा हुआ। तो रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, ये चीज़ें सारी सीक्वेंस में ही है, तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के आसपास के दौरान में बिहार में क्या हुआ। तो गांधी जी के आह्वान पे हड़ताल हो गए इन सब जगहों पे। जैसे ही गांधी जी का अरेस्ट हुआ, तो अरेस्ट के विरोध में पूरे पटना में एक विशाल रैली हुई। बढ़िया है, ये सब पॉइंट लिखने में काम आएगा आपको। मैंने बोला था कि एक ऐसे लिख सकते हैं, इतना कंटेंट है। 1 अगस्त 1920 ये दिन मत भूलना, तिलक मरे थे और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी और उसी दिन नन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो खिलाफत दिवस ऑर्गेनाइज किया गया बिहार में 1 अगस्त 1920, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, नन कोऑपरेशन। तो सोचने वाली बात है, यहाँ पे स्टेटमेंट सोचने वाली बात है। पूरे भारत के लिए था सिंबॉलिक रूप से नन कोऑपरेशन मूवमेंट। भारत में नन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं हो रहा है, सॉरी, बिहार में नन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं हो रहा है, बिहार में खिलाफत दिवस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कौन ऑर्गेनाइज करेगा?
आपको अच्छे से पता है। ठीक है? ओके। नाउ अगस्त 1920 1920 की घटना है। ये राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये चीज़ किया गया। राजेंद्र प्रसाद द्वारा भागलपुर में एक कॉन्फ्रेंस किया गया, बिहार प्रोविंशियल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस। ठीक है? भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सब चीजें हो रही थी और ये आपको लिखना होगा। कुछ नाम आप याद कर सकते हैं। मजरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद। ये लगभग वही लोग हैं जो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ थे। ये सभी लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल के कैंडिडेसी से, है ना, उम्मीदवारी से, कैंडिडेसी का मतलब होता है उम्मीदवारी से, ये लोग अपना नाम वापस ले लेते हैं। बोलते हैं कि हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में नहीं भाग लेंगे, क्योंकि हम जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पक्ष में हैं। हम कोई भी सहयोग या सरकार में कोई भी हमारा पार्ट नहीं होगा। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये चीजें बिहार के ये लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया था। ठीक है, ध्यान रखना है ये सब बातें अगर बिहार के बारे में पूछे। उसके बाद भी कुछ लोग हैं, नाम कुछ कुछ नाम तो याद ही रखना पड़ेगा। ब्रज किशोर प्रसाद, राम दयालु सिंह, राम नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, कम से कम ये याद कर लीजिएगा, श्री कृष्ण सिंह याद रहना चाहिए। एक आध नाम इसमें से याद रखना चाहिए, राम नवमी प्रसाद। ये वकालत इन्होंने छोड़ दिया। वकालत का पेशा उस समय काफी फायदे वाला पेशा था और इन्होंने छोड़ दिया। बोला कि नहीं, क्योंकि न्याय व्यवस्था ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था और क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था तो इन्होंने छोड़ दिया था। यही तो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ब्रिटिशर्स का कोई सहयोग ही नहीं करेंगे, कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, यही था नॉन कोऑपरेशन। 1920 में एक वीकली मैगजीन की शुरुआत होती है जिसका नाम होता है देश। किस किस प्रेस द्वारा स्टार्ट होता है? सर्चलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर्चलाइट प्रेस द्वारा स्टार्ट किया जाता है ये, या प्रकाशित किया जाता है। इस पे टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिया था ब्रिटिशर्स ने। क्या लगाया था? बोला था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एनसीएम के बारे में ना ही गुड छापोगे और ना ही बैड छापोगे, कुछ भी नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ नहीं लिखोगे। एनसीएम के अलावा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अलावा, असहयोग आंदोलन के अलावा जो भी लिखना है लिखो, लेकिन ये मत लिखना। ये भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में अगर आपको याद रहे तो। मैंने इतना पॉइंट दे दिया है कि आपके पास पूरी कहानी है। जो मन करे, जैसा क्वेश्चन जहां से पूछे, आपको बस लिख के आ जाना है। हर पॉइंट मैंने दे दिया है। अभी बचा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन के दौरान क्या क्या कार्य किए गए, क्या क्या कार्य हुए बिहारियों के द्वारा, सुनिए। सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार। यही मैं बोल रहा था कि जब बिहार में जब जाएंगे तो हमको पता लग जाएगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान क्या क्या हुआ। बस यही हुआ, यही हो रहा था। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार, क्योंकि सरकार किसका है? ब्रिटिशर्स का है। तो जो भी सरकारी स्कूल और कॉलेज होगा सबका बहिष्कार है। टीचर टीचर अपना नौकरी छोड़ देंगे, स्टूडेंट पढ़ना छोड़ देंगे। उसके बाद पटना गया रोड पे नेशनल कॉलेज का स्थापना किया गया। बोला गया कि हमारा अपना कॉलेज होगा, उसी में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उसी में भारतीय बच्चे पढ़ेंगे। नेशनल कॉलेज का स्थापना किया गया पटना गया रोड पे। ये आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, नहीं लिखिएगा फेल होने की जिम्मेदारी आपकी है। उसके बाद गांधी जी इसी नेशनल कॉलेज के कैंपस में बिहार विद्यापीठ का नींव रखते हैं या स्टार्ट करते हैं, इसको इनॉग्रेट करते हैं, इसका शुरुआत करते हैं। ठीक है, उद्घाटन किया गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ। अब होता क्या है कि बिहार विद्यापीठ के आधार पे ही जितने जो भी उस समय बिहार के जिले थे, उन सभी जिलों में इसी के बेसिस पे हर जगह स्कूल खोला जाता है, ताकि वहां उन जिला के बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, ये बात भी समझिएगा कि इसी के आधार पे हर जिले में स्कूल खोला गया था, इन लोगों के द्वारा या भारतीय लोगों के द्वारा। ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो बिहार विद्यापीठ था उसमें मजहरुल हक को चांसलर बनाया गया था और ब्रज किशोर प्रसाद को वाइस चांसलर बनाया गया था। जो जयप्रकाश हैं, जिनको जेपी बोला जाता है ना,
उन्होंने यहीं पे अपनी पढ़ाई की थी, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि वो यहाँ पे पढ़े भी थे। जेपी यहाँ पे पढ़े भी थे। और ये भी याद रखना है कि बिहार विद्यापीठ के आधार पे या उसी लाइन पे अलग-अलग जिलों में स्कूल खोले गए थे, भारतीयों के द्वारा या इन लोगों के द्वारा, जिससे बच्चे पढ़ सके, वहाँ के भी बच्चे का पढ़ाई सही से हो सके। इतना तक समझ में आया? ये सब चीज़ें बिहार में हो रही हैं। तो अगर बिहार के संदर्भ में पूछे तो बिहार के लिए रेडी है। वर्ल्ड वार का भी मैंने बता दिया कि कौन-कौन किसके-किसके बीच में हुआ था। ट्रीटी भी मैंने बता दिया, ट्रीटी ऑफ सेवरस हुआ था और इसमें ऑटोमन साम्राज्य को खंड-खंड कर दिया गया, है ना? एबॉलिश कर दिया गया। इस उसी के लिए एबॉलिश किसको किया गया? खलीफ जो पोस्ट था, पद था, उसको हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसी के लिए खिलाफत मूवमेंट हो रहा था, है ना? बस सब कुछ समझिए बात को। सारा चीज़ यहाँ पे हो रहा है। अब बात है कि अब क्योंकि स्टूडेंट्स लोग छोड़ रहे थे कॉलेज, जो भी सरकार के द्वारा या सरकार के कंट्रोल में कॉलेजेस थे, उसको स्टूडेंट छोड़ रहे थे। तो इसमें होता क्या है कि जो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, वहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान वो पटना कॉलेज या पटना इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ देते हैं उसमें जाना। तो वहाँ के उन बच्चों को साथ लेके जो मौलाना मजरुल हक हैं, वो एक चरखा का फैक्ट्री खोलते हैं, ठीक है? वो ये कहाँ है? दीघा के पास में है, ठीक है ना? दीघा वाले रोड पे है। तो ये अगर लोकेशन भी अगर मन हो तो याद रखिएगा, नहीं मन हो तो कोई दिक्कत नहीं। बाद में ये जो चरखा बनाने वाला जो फैक्ट्री है, जहाँ पे ये चरखा बनाने वाला फैक्ट्री बना था, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट के साथ मिलके, यही स्थान बाद में सदाकत आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। सदाकत आश्रम बन गया ये ये चरखा फैक्ट्री वाला लोकेशन प्लेस। सदाकत आश्रम से 1921 में अभी भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है भाई साहब, समझिएगा, खत्म नहीं हुआ है। ये 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद खत्म होगा, लेकिन 1921 में मौलाना मजरुल हक के द्वारा मदरलैंड, मातृभूमि न्यूज़पेपर प्रकाशित किया जाता है सदाकत आश्रम से। ये तो अगर भूल गए लिखने के लिए बिहार वाले संदर्भ में, तो मतलब, है ना, खत्म है कहानी। ये सब चीज़ें लिखना पड़ेगा आपको, ये सब एकदम पॉइंट है ये सब। तो ये चीज़ हुआ यहाँ पे। अब इसमें एक चीज़ और हर चीज़ में होगा कि जो मदरलैंड न्यूज़पेपर था और मौलाना मजरुल हक के द्वारा, तो वो हिंदू मुस्लिम के यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और एक साथ इकट्ठा होकर नॉन कोऑपरेशन में दोनों भाग ले रहे थे। ये बात है। आपका अगर मन हो तो आप लिख सकते हैं। ये हर बुक में लिखा हुआ रहता है, मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपका मन हो तो आप लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यही लोग हैं, अगर अभी भी आपको लगे कि कुछ पॉइंट छूट रहा है, कुछ और होता तो लिख देते, ठीक है। तो और भी लोग हैं जिनका पार्टिसिपेशन या सैक्रिफाइसेस, जिन्होंने अपना कुर्बानी दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान में। एनसीएम का मतलब असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मैं क्यों बोलूंगा खिलाफत, मैं बोलूंगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही, क्योंकि वो तो उस समय हम लोग इसी नाम से जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने अपना जो लक्रेटिव, बिल्कुल फायदेमंद, है ना, बिल्कुल अच्छा अच्छा खासा कमाई वाला जो पेशा था वकालत वाला, उसे छोड़ दिया, बोला कि नहीं करेंगे। जेपी जेपी जो है वो कॉलेज छोड़ देते हैं। 20 दिन बाद इनका एग्जाम था। एग्जाम के 20 दिन पहले वो अपना कॉलेज छोड़ देते हैं और कॉलेज छोड़ के जाके अपना पढ़ाई कहाँ करते हैं? वही बिहार विद्यापीठ, ठीक है। अभी अभी हमने देखा था राहुल संकृत्यायन। अगर आप बिहार का इतिहास पढ़ते हैं तो ये व्यक्ति बार बार इनका नाम आएगा। तो छपरा में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान में बड़ी सक्रिय भूमिका इनका रहा रहा था। ये बात आप लिखिएगा एग्जाम में और आपको याद होना चाहिए। स्वामी विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद किसानों का नेतृत्व कर रहे थे जिस समय अवध किसान सभा हो रहा था, नेहरू जी वहां पे लगे हुए थे, ठीक है। उसी समय स्वामी विद्यानंद यहाँ भी किसान के, मतलब जो बिहार के किसान थे उनका नेतृत्व कर रहे थे और ये एक्टिव पार्ट प्ले कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। सरला देवी और सावित्री देवी, हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे।
और भारी विद्रोह और उनका बहिष्कार हुआ था, ठीक है? तो उसमें सरला देवी और सावित्री देवी का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है? प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार में और जो भी उनका हो रहा था, उनके उनके खिलाफ जो भी नारेबाज़ी या जो भी चीज़ें हो रही थी, उसमें सरला देवी और सावित्री देवी का बहुत बड़ा योगदान था। ये लोग नेतृत्व की भूमिका में थी वहाँ पे, ठीक है? ये और भी चीज़ें हुई जो कि बिहार के लोग एक्टिव थे और बिहार के लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान में अपना योगदान दिया। हमने भारत के नज़रिए से देखा, हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ शुरू से, हमने जो विश्व स्तर पर जो घटनाएँ घट रही थी, उसका क्या असर था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो रिज़ल्ट था, उसका डायरेक्ट असर था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे। क्योंकि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं होता और अगर ऑटोमन एम्पायर खंड-खंड नहीं टूटता और खलीफा का पद को खत्म नहीं किया जाता, तो क्या अकेले तो सारे सारे लोग तो हाथ पर हाथ धर के बैठ ही गए थे। रॉलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद, तो फिर तो शायद ही हो पाता खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो सबका एंगल यहाँ पे जुड़ा हुआ है और जब एक बार जब खिलाफत मूवमेंट हम लोग पूरा कहानी समझ लिए, तो उसके बाद मैंने ये भी बताया कि उसी समय बिहार में क्या-क्या हो रहा था, ये सारे पॉइंट आपको याद करना होगा। प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस का तो पूरा का पूरा कंटेंट आपके सामने है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस सारे कंटेंट को अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, सारे नाम को याद रखिए। मैंने एक-एक पॉइंट, एक-एक चीज़ आपको बता दिया है और भी अगर चीज़ अगर आपको कहीं भी किसी भी टीचर से मिले, ज्ञान कहीं से भी मिले, आप ले लीजिए। अगर कहीं और से कुछ लोग अगर अच्छी बातें बता रहा है, तो अगर वहाँ से कुछ पॉइंट अगर मिले, तो आप अपने नोटबुक में ऐड करिए और बस मेंस के लिए रेडी रहिए। हालाँकि आई एम श्योर इससे ज़्यादा भैया आपको लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मेंस एक रेस होता है। उस 3 घंटे में आपको बहुत कुछ लिखना होता है, कितने सारे आंसर, कितने सारे सवालों के जवाब देने होते हैं, क्या-क्या लिखिएगा। मैंने ज़रूरत से ज़्यादा आपको कंटेंट दे दिया है, आप इतना ही कर लो बहुत है। ठीक है? तो आज के लिए आज की क्लास में इतना ही, आज हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और फिर उसके बाद जो भी आगे की चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच और अगर आपको सही लगे, आपको लगता है कि आंसर राइटिंग करना है तो यू कैन जॉइन द, है ना? इनरोल कर सकते हैं वहाँ पे ऐप या वेबसाइट पे। ओके, बाय।